जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। मैं विश्वनाथ एक बार पुनः आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सत्र पर विस्तृत चर्चा की गई थी। आज हम लोग इस क्लास में भारतीय संविधान को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक अर्थात संसद के पदाधिकारी, जिसके अंतर्गत हम लोग लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के निर्वाचन और उनके अन्य कार्य शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 88 तक देखा था, उसी के आगे हम लोग आज राज्यसभा के पदाधिकारी अर्थात सभापति और उपसभापति के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका उल्लेख आर्टिकल 89 में किया गया है। आर्टिकल 89 सभापति और उपसभापति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है या उपसभापति के बारे में उल्लेख किया गया है इसमें। तो देखिए मित्रों, राज्यसभा जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनके अन्य कई नाम हैं राज्यसभा के। कौन कौन से, एक बार रिवीजन करिए। अनुत्तरदायी सदन, अस्थायी सदन और एक द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये सभी अन्य नाम जो हमारे राज्यसभा के प्रचलित हैं। अब इनके पदाधिकारी अर्थात जैसा हम लोग देखे हैं, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। इनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, इसको समझेंगे। सभापति मित्रों, हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति माने जाते हैं। अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं। एक शब्द आता है पदेन, इससे क्या तात्पर्य है मित्रों? पदेन का मतलब है कि एक पद पर नियुक्ति होते ही किसी दूसरे पद को ग्रहण करना, अर्थात किसी दूसरे पद पर आसीन हो जाना, उसी को पदेन कहा जाता है। अर्थात हमारे उपराष्ट्रपति की जब नियुक्ति होती है तो वो ऑलरेडी राज्यसभा के सभापति माने जाते हैं। तो इस तरह सभापति के बारे में हम लोगों ने देखा कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य यह है कि उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा अर्थात संसद के द्वितीय सदन या संसद के अस्थायी सदन अर्थात कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। यहां से ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि उपराष्ट्रपति हमारे संसद के द्वितीय सदन अर्थात राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जब ये सदस्य नहीं होते हैं तो अर्थात कि इनको निर्वाचन का पावर भी नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है। ये राज्यसभा में इस सदन में भाग तो ले सकते हैं लेकिन निर्वाचन नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते। किन परिस्थिति में मतदान करेंगे? जब सभापति के तौर पर यदि कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो निर्णायक मत के तौर पर यह मतदान कर सकते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। ठीक, ये उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा के सभापति होंगे और इन्हें ये हमारे राज्यसभा के सदस्य
न होते हुए भी इनको निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, क्योंकि ये हमारे राज्यसभा के सभापति माने जाते हैं। ठीक, अब उपसभापति के बारे में देखेंगे। उपसभापति राज्यसभा के सभी सदस्य मिल करके एक सदस्य का चुनाव करते हैं, जिन्हें हम उपसभापति सभी सदस्यों से एक सदस्य का चुनाव करेंगे। राज्यसभा के सभी सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव करते हैं, जिन्हें हम लोग उपसभापति के तौर पर जानते हैं। ये हमारे इनके नियुक्ति की बात हुई। यदि हम इनके आर्टिकल 19 पर चलते हैं, आर्टिकल 19 अर्थात इनके पदरिक्ति की बात की जाए, पदरिक्त या त्यागपत्र की बात की जाए, तो इनका पद कैसे खाली होगा ये समझते हैं। सभापति, जैसा कि हम जानते हैं कि सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो हम लोग जब उपराष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। अर्थात जनरली ये 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति नियुक्त होने के पश्चात ये हमारे सभापति के रूप में भी कार्य करने लगते हैं। तो इनको हम विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, जिसके बारे में उल्लेख हम लोग उपराष्ट्रपति के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और यदि ये इनका पद रिक्त और एक प्रकार से किस प्रकार हो सकता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देता है, अर्थात उपराष्ट्रपति नहीं रह जाते हैं, तब ये सभापति का जो स्थान है वो रिक्त माना जाएगा। उनके स्थान पर फिर सभापति का कार्य करेंगे। इस तरह ये क्या करते हैं कि यदि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है, ध्यान रखिएगा, सौंपते हैं। यदि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं किसको, राष्ट्रपति को, अर्थात कि यहाँ पे हम अगर सभापति की बात की जाए तो यहाँ पे इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को नहीं देते। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होता है कि सभापति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं। तो चूंकि सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, तत्पश्चात उनके स्वीकार करने के उपरांत इनका पद रिक्त हो जाता है। तो इनके पद की रिक्ति हम लोग देखें। अब उपसभापति पे आते हैं। उपसभापति के पद की रिक्ति 3 कंडीशन में हो सकती है। किस किस कंडीशन में? चूंकि उपसभापति हम जानते हैं कि अपने सदस्यों में से ही चुने गए होते हैं, इसलिए संसद के ये सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि यदि अपने सदस्य अपने सदन की सदस्यता को खो देते हैं, ये सदस्यता खोने के पश्चात सदस्यता खो देने पर इनका पद रिक्त होगा। दूसरी कंडीशन, यदि ये अपना त्यागपत्र सभापति को सौंप दें, त्यागपत्र सभापति को देने पर यदि सभापति द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है तो इनका पद रिक्त माना जाएगा। तीसरी कंडीशन में मित्रों ये देखते हैं कि यदि राज्यसभा के टोटल सदस्यों द्वारा 14 दिन पूर्व नोटिस देकर, कंडीशन यही है कि राज्यसभा के टोटल सदस्यों द्वारा सदन को 14 दिन पूर्व नोटिस देकर साधारण बहुमत द्वारा इनको हटाने का कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो तत्पश्चात इनके पद को रिक्त किया जा सकता है। अर्थात कि इनकी कंडीशन हम लिख देते हैं 14 दिवस पूर्व नोटिस द्वारा 14 दिन पूर्व नोटिस के माध्यम से साधारण बहुमत द्वारा कोई हटाने का
हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, यदि राज्यसभा के टोटल सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा 14 दिन पूर्व नोटिस के माध्यम से कोई हटाने का, उपसभापति के हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो उपसभापति अपने पद से रिक्त हो सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने इनके निर्वाचन और पद रिक्ति की प्रक्रिया अर्थात आर्टिकल 89 और आर्टिकल 19 का डिस्कस किया है। उपसभापति 3 कंडीशन, सदस्यता खो देने के उपरांत और अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपने के उपरांत और उनके सदस्यों द्वारा 14 दिन पूर्व नोटिस देकर साधारण बहुमत द्वारा उनको हटाने का जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा, तत्पश्चात उपसभापति को इनके पद से रिक्त किया जा सकता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आर्टिकल 91। आर्टिकल 91 जिसमें ये बताया गया है कि सभापति के रूप में कार्य कर सकता है किन परिस्थितियों में, यदि सभापति किसी कारणवश अपने कार्य में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। आर्टिकल 91 उपसभापति का सभापति के रूप में कार्य, ठीक। उपसभापति का सभापति के रूप में कार्य किया जाएगा कब? जब सभापति का पद किसी कारणवश रिक्त है, अर्थात कैसे? यदि सभापति अर्थात हमारे भारत के उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो जनरली सी बात यह है कि ये सभापति का पद रिक्त रहेगा। अगर हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं किसी कारणवश, तब ये सभापति का कार्य हमारे उपसभापति संभालेंगे। ऐसी परिस्थिति में उपसभापति अपने सभी अर्थात इनको सभी कार्य शक्तियां, सभापति की सभी कार्य शक्तियां इस समय उपसभापति के पास होंगी और ये अपने सभापति के सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे और इनके सभी कार्यों, कर्तव्यों और लाभ, सारे चीजों का ये उपभोग करेंगे, इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यही आपके आर्टिकल 91 में उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 92 पे डिस्कस करेंगे, जो हमारे सभापति उपसभापति को यदि हटाने का कोई संकल्प प्रस्ताव लाया गया है, तो उस स्थिति में इन दोनों लोगों की क्या कंडीशन होगी, क्या कार्य होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। आर्टिकल 92 यदि सभापति अर्थात उपसभापति राज्यसभा के सापेक्ष उपसभापति के बारे में हम लोग देखेंगे। उपसभापति के हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो क्या कंडीशन होगी इनकी? यदि उपसभापति को पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, जैसा हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, सदस्यों द्वारा 14 दिन पूर्व नोटिस देकर साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, तो उस कंडीशन में उपसभापति क्या करेंगे? उपसभापति सपोज दैट सभापति के कार्य का संपादन कर रहे हैं, तो उस समय ये पीठासीन नहीं होंगे, पहली कंडीशन, ठीक है। उस समय ये पीठासीन नहीं माने जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि ये उपसभापति अन्य सदस्यों की भांति मतदान कर सकते हैं। इतना ध्यान देने की बात है कि उपसभापति हमारे राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य होने के नाते
जब इनके हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तब ये पीठासीन नहीं होंगे, पीठासीन अधिकारी अर्थात सभापति नहीं माने जाएंगे, लेकिन मतदान ये अन्य सदस्यों की भांति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के एक सदस्य हैं, लेकिन ये सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तो मतदान ये केवल निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। जब ये सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। उसी कंडीशन को बताया गया है कि यदि जब उप सभापति सभापति के रूप में कार्यरत हैं तो इनके हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, तब पीठासीन ये नहीं माने जाएंगे और अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पीठासीन नहीं माने जाएंगे और यहीं पे निर्णायक मत नहीं दे सकते। ठीक, निर्णायक पीठासीन नहीं माने जाएंगे और निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए सदस्य होने के नाते बैठक में भाग ले सकते हैं और सभी कार्यवाही में अपना योगदान दे सकते हैं और मतदान एक साधारण सदस्य की भांति मतदान कर सकते हैं, लेकिन सभापति के रूप में निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते। और यही बात सभापति की बात आती है यदि हमारे उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति के बारे में देखा जाए, यदि उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति, उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति, जैसा हम लोग जानते हैं कि संसद के अस्थायी सदन अर्थात राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी ये निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सभापति के रूप में कार्य करते हैं हमारे, तो सभापति के रूप में कार्य करेंगे। यदि कहीं किसी विधेयक में कहीं कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वहां पे अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इनके हटाने का कोई प्रस्ताव पारित है, यही कंडीशन इन पे भी लागू, अगर इनके हटाने का कोई प्रस्ताव पारित है तो क्या होगा? हटाने का अगर कोई प्रस्ताव पारित है तब ये अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? अपने ये किसी भी प्रकार के मत का प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात चूंकि ये कोई हमारे राज्यसभा के सदस्य तो है नहीं, राज्यसभा के सदस्य है नहीं, इसलिए ये साधारण तरीके से, जैसे हम लोग उप सभापति के बारे में पढ़े थे, ये अन्य सदस्यों की भांति मतदान कर सकते हैं, लेकिन हमारे सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा के सदस्य न होने के कारण ये अपने साधारण मत का भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे राज्यसभा के सदस्य नहीं है। केवल मत का प्रयोग तब करेंगे जब ये हमारे सभापति के रूप में कार्य कर रहे होंगे और कहीं निर्णायक मत की आवश्यकता होती है, तब हमारे ये निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। इससे एक क्वेश्चन यहाँ भी ये भी क्रिएट होता है कि ऐसा कौन सा पद है जो हमारे सदन के सदस्य न होते हुए भी मत का प्रयोग करेंगे? तो अर्थात उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति। जब उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेंगे तो ये सदस्य न होते हुए भी अपने एक मत का प्रयोग करेंगे, वो भी निर्णायक मत। लेकिन यदि कोई इनके हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो पीठासीन नहीं रहेंगे। यदि इनके हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो क्या कंडीशन है? अर्थात ये पीठासीन नहीं रहेंगे। ये तो दोनों लोगों में कंडीशन लागू होती है, सभापति और उपसभापति पीठासीन नहीं रहेंगे, और निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे। पीठासीन नहीं रहेंगे और निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन
अगर कोई उप सभापति सभापति के रूप में कार्य कर रहा है तो वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग तो नहीं करेगा, लेकिन अन्य सदस्यों की भांति मतदान करेगा। जस्ट अंतर थोड़ा सा दोनों में यही है कि यहाँ पे उप सभापति अगर सभापति के रूप में कार्य करेगा तो वो अन्य सदस्यों की भांति अपना मतदान कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति अगर सभापति के रूप में कार्य कर रहा है और उसके हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो वो अपने साधारण मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है। तो ये बातें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए मित्रों कि उप सभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में अगर कार्य कर रहा है तो वो निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है और सभापति के सारे कार्य अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि उनके हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो पीठासीन नहीं रहेंगे, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे, और लेकिन अन्य सदस्यों की भांति वो बैठक में भाग ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, और अन्य सदस्य अर्थात उप सभापति राज्यसभा का सदस्य होने के नाते मतदान कर सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के कंडीशन में यही लागू होगी कि ये मतदान निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं सभापति के रूप में कार्य करने पर, और अपने हटाने का अगर प्रस्ताव आया है तब उस समय पीठासीन नहीं रहेंगे, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे, और ये चूंकि सदस्य है नहीं इसलिए साधारण मत का भी प्रयोग नहीं कर सकते। इस तरह मित्रों हम लोग आज भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यसभा के अधिकारी अर्थात सभापति और उपसभापति के बारे में डिस्कस किए, और इसके बाद हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।